आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। ये मेरा स्पेशल लाइव है। हर रोज हम 10:30 बजे करते हैं, वो हम करेंगे 10:30 बजे, लेकिन इस वक्त ये स्पेशल लाइव है और हमारे साथ बहुत ही अहम शख्सियत जुड़ेंगी, जिनका नाम है शाहिद सिद्दीकी साहब। आप सब जानते हैं, साबिक मेंबर पार्लियामेंट और सीनियर जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन। कई हवालों से उनको हम जानते हैं, पहचानते हैं और दुनिया उनको सुनना चाहती है। इसलिए वो आज हमारे खास मेहमान होंगे। बहुत जल्द मैं उनको स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा। एक सवाल जो मैं चाहता हूं एक तमहीद के तौर पर, कि सवाल यह है कि 13 महीने से जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इजराइल जारहाना तरीके से हमले कर रहा है, पूरा गजा जो है तबाह कर दिया, लेबनान की तरफ जा रहा है, आखिर मकसद क्या है? इस्माइल हानिया को मार दिया, उसके बाद यहया सिनवार को मार दिया, लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मार दिया। ये सब, इसके बावजूद इजराइल का बदला नहीं खत्म हो रहा है। हालांकि अब वो ये चाहता है कि किसी तरीके से सीज फायर हो, लेकिन इसके पीछे क्या सियासत है? क्योंकि जो सीज फायर करना चाहता है वो मुसलसल हमले तो नहीं करता है। क्या ये इंटरनल प्रेशर है जो नेतन्याहू पे पड़ रहा है? क्योंकि ये खौफ का माहौल है पूरे इजराइल में। जब से नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह का ड्रोन पहुंचा है, उसके बाद से एक बौखलाहट है और घबराहट है और इनके फौजी भी वापस आ रहे हैं। लेकिन मैं जो अहम बात जिस पर मैं शाहिद सिद्दीकी साहब से बात भी करूंगा, क्योंकि उनको उनकी बड़ी नजर है इस पर, सबसे बड़ी चीज यह है कि आखिर वो कौन सा मंसूबा है कि जिसकी वजह से इजराइल इतना एग्रेशन दिखा रहा है, इस तरह से जो है वो बम्बार्टमेंट कर रहा है। और पूरी तरीके से ये जंग नहीं है, ये नस्ल कुशी है। और ये दुनिया जान रही, दुनिया देख रही, समझ रही इसको। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। दरअसल इनका मंसूबा क्या है? इजराइल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका नाम है बेन गोरियन कैनाल प्रोजेक्ट। ये आप इस चीज को समझते चलिएगा, मैं इस पे बात करूंगा। अब अगर इस प्रोजेक्ट को ये इजराइल अंजाम तक ले जाता है और इजराइल के हाथ में या उसके कब्जे में गाजा पट्टी अगर वो आ जाती है, गाजा पट्टी का पूरा इलाका जहां जिसको वो समतल बना रहे हैं, जिसको वो बिल्कुल तबाह कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ और गाजा पट्टी इजराइल के हाथ में आ गई, इजराइल के कब्जे में आ गई, तो इसका मतलब ये होगा कि मिडिल ईस्ट में इजराइल बहुत ताकतवर हो जाएगा। उसकी अहमियत जो है वो बढ़ जाएगी। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो अरब है, तो इनका जो है मिडिल ईस्ट का पूरा वो ट्रेड यूरोप से, यानी तेल और ट्रेड वो यूरोप से करना आसान हो जाएगा। और उसकी वजह क्या बताई जा रही है? और जब ये आसान हो जाएगा, क्यों? और जब यूरोप से तेल और ट्रेड शुरू हो जाएगा बड़े पैमाने पर, तो ये जो रूस पर इन्हिसार है वो खत्म हो जाएगा। और ये कैसे होगा? उसकी वजह ये है कि आप देखिए कि ये जो है इस वजह से कम, और यूक्रेन के मामले में भी ये बताया जा रहा है कि ये एक नया मोड़ होगा। क्योंकि अगर ये गाजा पट्टी पर इजराइल कब्जा कर लेता है तो देखिए क्या फर्क होगा, इसको मैं बता दूं और उसके बाद मैं बात करूंगा। कि बताया ही जा रहा है कि ये इसलिए है क्योंकि यहां पे जो स्विस कनाल है, स्विस कनाल जो है, तो उसका अल्टरनेटिव के तौर पर ये गोरियन कनाल आ जाएगी। है? और जब ये आ जाए, इसको लाया जाएगा, ये प्रोजेक्ट पे काम हो जाएगा, तो गल्फ ऑफ, ये जो गल्फ ऑफ अंबा कहा जाता है, तो ये जो है यहां से ये पूरा जो है ये गुजरेगी यहां से पूरा। ये आप देखिएगा, ये जो गजा पट्टी है यहां से ये बताया जा रहा है। और रेड सी और ये मेडिटेरियन जो सी है, इसको आप देखेंगे तो इसके दरमियान से एक
रास्ता बन जाएगा जो इसको जोड़ देगा। और इसलिए यूएसए भी यही चाहता है कि ऐसा अगर हो जाता है तो ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और यूएसए जो बहुत कमजोर होता जा रहा है वो एक बार फिर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, उसकी पोजीशन जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, और इससे ईरान पे बड़ा फर्क पड़ेगा। ईरान ईरान भी कहीं ना कहीं कमजोर होगा, और ये समझा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ, मिडिल ईस्ट पे कब्जा हो गया और वहां ये जो कनाल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इससे क्या होगा कि अरब और इजराइल की दोस्ती एक बार फिर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के कि गजा पट्टी पर कब्जा करना और वहां पे जो बफर जोन कायम करना, और इसके साथ साथ ये जो हमने बताया कि बेन गोरियन कैनाल जो है वो बनाना, ये दरअसल इनका मकसद है। और इसीलिए ये पूरा आप देखिए जंग नहीं है, बल्कि उनको भगाना है। मिस्र से बात चल रही है कि कैसे उनको इस सरहद से भेज दिया जाए बाहर। तो बहरहाल इस तमाम इशू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शाहिद सिद्दीकी साहब, हम इनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और जाहिर है कि एक बहुत बड़ा मसला है, और शाहिद सिद्दीकी साहब तकरीबन मैं समझता हूं कि 50 साल का अरसा तो जर्नलिज्म का हो ही गया है। इसके साथ साथ सियासत को बहुत करीब से देखा, और सियासत हिंदुस्तान की नहीं बल्कि मैं बात कर रहा हूं जो आलमी सियासत है, और खास तौर से जो हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। मैं समझता हूं चंद लोग ही हैं जो जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, और जियो पॉलिटिक्स पर जिन्होंने लिखा है, काम किया है। उनमें से एक नाम, अगर हिंदुस्तान में बड़ा नाम अगर हम कह सकते हैं, तो वो शाहिद सिद्दीकी साहब का है। शाहिद सिद्दीकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट के साथ साथ वो साबिक मेंबर पार्लियामेंट है, पॉलिटिशियन है, और मैं आपको बताऊं एक्टिविस्ट भी हैं। एजुकेशन को लेकर के जितना काम शाहिद सिद्दीकी साहब खामोशी से कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है। मैं इनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। शाहिद साहब, ये पूरा जो सिनेरियो है, आप देखिए 13 महीने हो गए और अब तक 45,000 ऑन रिकॉर्ड लोग मारे जा चुके हैं गजा में, जबकि ऑफ रिकॉर्ड ये कहा जा रहा है तकरीबन इनकी तादाद 1.5 लाख के करीब है, क्योंकि लोग मिसिंग है, लोग मिल नहीं रहे हैं। पूरा जो 24 लाख की आबादी थी सब बेघर हो गई है, यानी कुछ भी वहां पे बचा नहीं, और ये लेबनान पे भी हमला शुरू हो गया। कैसे देखते हैं, पहले मैं सरसरी तौर पर, कि इस पूरे सिनेरियो को अभी जो है कैसे देखते हैं शायद सिद्दीकी? देखिए, आपने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन मैं उससे आगे जाऊंगा। ये पूरा जो मंसूबा है, ये सिर्फ गजा को लेकर नहीं है, ये सिर्फ बेन गुरियन कैनाल को लेकर नहीं है। ये मंसूबा आज से 125 साल पहले जो ज़ायनिस्ट तहरीक जब बनी थी, सियोनी जिसको तहरीक कहते हैं, उसने जन्म लिया था। तो उस वक्त ये मंसूबा बना था कि यहाँ पे एक ग्रेटर इजराइल बनाया जाएगा। उस इजराइल में सऊदी अरब का मदीने तक का हिस्सा शामिल होगा, उस ग्रेटर इजराइल में मिस्र शामिल होगा, शाम होगा, लेबनान होगा, और उर्दून का तमाम हिस्सा होगा। तो ये एक जो प्लान बना के चले थे, उस प्लान का पहला मरहला ये था कि इजराइल कायम किया जाए, और उसके तहत ये इजराइल का क़याम अमल में आया। और ये माफ करें, ये कुछ अरबों की मदद से अमल में आया। कुछ अरब हुक्मरान जिन्हें इख्तिदार चाहिए था, उन्होंने बरतानिया के साथ साजिश की और बरतानवी साम्राज्य की नाजायज औलाद इजराइल जन्म लिया। लेकिन इजराइल सिर्फ इसलिए जन्म नहीं लिया कि यहूदियों के लिए एक होमलैंड फराहम करना है, बल्कि इसलिए उसकी पैदाइश हुई कि अमेरिका के और बरतानिया के जो अज़ाइम हैं इस इलाके पर कब्जा रखने के। क्योंकि बरतानिया ने, आप देखेंगे कि 1947 में बहुत बड़े इलाके को छोड़ दिया, हिंदुस्तान को भी आज़ाद किया था और बहुत से इलाकों को छोड़ा था, लेकिन 2 इलाकों को वो छोड़ना नहीं चाहता था। एक था साउथ अफ्रीका और दूसरा था मशरिक़ वस्ता। मशरिक़ वस्ता अचानक इस 20वीं सदी में आके अचानक उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब ये रेगिस्तान नहीं रहा था,
अब ये तेल का सबसे बड़ा जखीरा बन गया था और आने वाली जो दुनिया थी उसको इन्होंने देख लिया था कि आने वाली दुनिया अगर चलेगी, अगर उसकी जान होगी जिसमें बंद, उस जिस तोते में बंद होगी, वो तोता तेल है और वो तेल जो है इस अरब ममालिक के और ईरान के पास है। तो इस इलाके पर अपना कब्जा जमाए रखना है, इसलिए इजराइल ने जन्म लिया। अब जो ये गजा के जो मौजूद, अब मैं मौजूदा सूरत हाल पे आता हूं, वरना बहुत लंबी कहानी है, उसमें जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत करीबी काम किया यासिर अरफात साहब के साथ। और जब 1981 साहब में, थोड़ा सा बैकग्राउंड, नहीं थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं हम बता रहा हूँ स्पेशल ये प्रोग्राम कर रहे जी हैं और इसमें वो नहीं है, कोई लिमिटेशन जी नहीं है, जी सिर्फ जी जी आपसे हम बात मैं करेंगे। बता रहा हूँ 1981 में जब मुर्शिद आयान ने साबरा शतीला में यासिर अरफात का नाकाबंदी की थी। साबरा शतीला वो कैंप थे जो लबनान में है, जिसपे इस वक्त हमला हो रहा है। लबनान की सरहद के पार ये इलाका है और इधर से गोलान की जो पहाड़ियां हैं शाम से, उससे निकल के ये इलाका है साबरा शतीला का, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में फलस्तीनी जो है पनाह गुज़ीन वहां पर पहुंचे थे। तो उन पनाह गुज़ीनों का पीछा करते हुए मुर्शिद आयान ने और इजरायली फौज ने घेराव किया था उसका, और वहां से वो घेराव तकरीबन 1 साल तक जारी रहा। और उस वक्त भूखे मर रहे थे फलस्तीनी, उसके अंदर बहुत मुश्किल हो गई थी। तो उस वक्त मैंने एक तहरीक शुरू की थी हिंदुस्तान में, ये 1981 की बात बता रहा हूं, आज से समझ लीजिए कि 40 साल 45 साल पहले की, 40 साल 44 साल पहले की बात है ये। तो उस वक्त इंदिरा गांधी वजीर आजम दोबारा हो गई थी। तो मैंने मुल्क में तहरीक चलाई और पैसा जमा किया, दवाएं जमा की, खून जमा किया, और तमाम जो जमा कर सकता था उसको मैंने जमा किया और वो हवाले किया फलस्तीन के जो यहाँ पे सफीर थे उस वक्त, फैसल, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, फैसल कुछ नाम था उनका, उनके हवाले किया। उन्होंने कहा हम इसको ले जा नहीं सकते वहां पर। तो मैंने वजीर आजम उस वक्त इंदिरा गांधी थी, उनसे मैंने दरखास्त की कि हमें कोई जरिया दिया जाए कि हम पहुंचा सकें इसको। तो उन्होंने हमें एक स्पेशल खुसूसी हवाई जहाज दिया। उस हवाई जहाज के जरिए हम लोग शाम ले गए इस सारे सामान को, उसमें कुछ डॉक्टर्स भी थे और कुछ मेडिकल के लोग थे, और वहां से फिर खुफिया तरीके से खच्चरों पे सवार होके, खच्चरों पे वो सामान, कुछ खुफिया जो रास्ते थे, जो सुरंगें थी, उसके जरिए वो सामान वहां पर शतीला और साबरा में पहुंचा। और उस वक्त से यासिर अरफात साहब, मेरी तकरीबन 6-7 बार उनसे मुलाकात हुई, और जब भी हिंदुस्तान आते थे तो मुझसे जरूर मिलते थे, और हिंदुस्तान के बाहर भी मैं मुसलसल उनसे मिलता रहा हूं। तो वो मुझे ऑनरेरी तौर पे, यानी एजाजी अपना शहरी मानते थे फलस्तीन का, और मुझे फलस्तीन का हिस्सा मानते थे। और यही वजह थी कि मेरा अखबार जो है वो हमेशा वक्फ रहा, नई दुनिया वक्फ रहा फलस्तीन की तहरीक के लिए, और हमने बढ़ चढ़ के उस तहरीक को आगे बढ़ाया। और ये तहरीक क्योंकि PLO से शुरू हुई थी, साथ में जो है दूसरी जो क्रिश्चियन तहरीक थी, मार्क्सिस्ट तहरीक थी, वो भी साथ में जुड़ी थी। अब्बास थे, लैला खालिद थी, ये लोग थे, इधर यासिर अरफात थे। तो ये लोग जब लेके चले और तहरीक मजबूत होती चली गई, पूरी दुनिया में इसका असर फैला, तो उसके बाद अब अमेरिका के और इजराइल के पांव फूलने शुरू हुए। तो इन्होंने नई साजिशें वहां पर शुरू कर दी, और ईरान में इस्लामी इनकलाब उसी वक्त में बर्पा हुआ। तो उस वक्त, उसके बाद से इनको बहुत ज्यादा घबराहट पैदा हो गई थी इस्लामी इनकलाब के बाद से, क्योंकि इन्हें अंदाजा हो गया था कि ईरान पूरी ताकत के साथ अब फलस्तीनियों के साथ खड़ा होगा, और क़िबला अव्वल की को आजाद कराने के लिए ईरानी हर कुर्बानी देने को तैयार होंगे। क्योंकि माफ करें, अरब ममालिक जो बज़ाहिर बहुत इस्लामी नजर आते हैं, उनके हुक्मरान इस साजिश का हिस्सा थे शुरू से, रोजे अव्वल से। जब ये बना है, उस वक्त ये बगैर, जो उर्दून के जो बादशाह बने थे उस वक्त, अब्दुल्ला, उनकी मर्जी के बगैर ये इलाका नहीं कायम हो सकता, इजराइल कायम नहीं हो सकता था, या यहूदी नहीं आ सकते थे, या सियोनी हुकूमत कायम नहीं हो सकती थी। उनका कत्ल हुआ था, उसके बाद उनके बेटे शाह हुसैन आए, और फिर अब उनके पोते या पड़पोते वहां पे हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन ये जॉर्डन का और सऊदी अरब का इसमें हिस्सेदारी रही है। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैंने इस बात को बहुत 20-50 बार लिखा है। आज पहली बार मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, पिछले 50-60 बरस से मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी तारीख जानता है, तारीख को पढ़ता है, वो जानता है कि किस तरीके से ये पूरी साजिश खेली गई थी। लेकिन आज जो ये साजिश है, इस साजिश का आपने जो तस्करा किया है,
वो पहला हिस्सा है उस साजिश का कि इनको किसी भी कीमत पे ये चाहते हैं, क्योंकि हुआ यह है कि सुएज कैनाल जो है वो, उसमें आज मॉडर्न जहाज नहीं जा सकते हैं, वो फंस जाते हैं और उसमें मुसलसल रेत आती रहती है। उसका नतीजा यह है कि बाज दफा महीनों बंद हो जाता है सुएज कैनाल, एक जहाज इधर से जाता है तो दूसरा नहीं आ सकता, उसकी वजह से जहाजों को महीनों इंतजार करना पड़ता है उसे क्रॉस करने के लिए, और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और दूसरी तरफ ये जो इसकी खाड़ी है, गल्फ जो गाजा की जो समुद्री किनारे हैं, वहां पर हाल में बहुत बड़े जखीरे गैस के और पेट्रोल के जो हैं वो पाए गए हैं। अमेरिकन कंपनियों ने ही उनको डिस्कवर किया है। अब इसराइल के पास तेल नहीं है, इसराइल के पास अपने को वसाइल नहीं है। इसराइल तो जुल्म सितम के जरिए हथियार बेचकर अमेरिका की मदद से, यूरोप की मदद से अपने को जिंदा रखे हुए है। तो उनको ये लगा कि अब हम खुद कफील हो जाएंगे दो तरह से, अगर हम गजा को खत्म कर दें, यहां से फलस्तीनियों को नेस्तो नाबूद कर दें, उनका नामो निशान मिटा दें, उनके तेल के जखायर पे और गैस पे कब्जा कर लें, और साथ में ये जो है रेड सी से लेके अकबा जो है, अकबा से जेड सी से लेके हम जो है ये एक नई नहर बना दें। ये नई नहर सुएज कैनाल के पैरेलल होगी, लेकिन ये ज्यादा मॉडर्न होगी, ज्यादा चौड़ी होगी, इसमें दो जहाज एक साथ चल सकेंगे, और उसकी जो आमदनी होगी, देखिए मिस्र की आज भी, मिस्र की जो आमदनी है वो तकरीबन 35% आमदनी उनको सुएज कैनाल से है। तो वो सारी आमदनी जो इस वक्त मिस्र के पास जा रही है वो इजराइल के पास आ जाएगी, इजराइल खुद कफील हो जाएगा। तो इनका निशाना हमास नहीं है, इनका निशाना फलस्तीनी भी नहीं है वहां के, इनका निशाना पूरे उस इलाके को कब्जा करके इजराइल को इतना ताकतवर खुद कफील बना देना है कि उसके बाद उसका निशाना मिस्र है। उसके लेबनान पे इस वक्त इसलिए हमला है कि लेबनान में फलस्तीनी बड़ी तादाद में, जो जुनूबी लेबनान है वहां फलस्तीनी बहुत बड़ी तादाद में है, वहीं साबरा शतीला का कैंप भी है जहां पर फलस्तीनी बड़ी तादाद में है। तो उससे भी साफ करके पीछे धकेल देना है उनको, ताकि ये जो नहर बनेगी इस नहर पर वो हमला ना कर सके, वहां रॉकेट ना दाग सके। तो इनकी साजिश का हिस्सा यह है कि 1/3 लेबनान पे कब्जा कर लेना, गजा से फलस्तीनियों को नामो निशान मिटा देना, उनको इस तरह से धकेलना कि मजबूर हो जाएं, वो खत्म हो जाएं, मार दिए जाएं या वहां से चले जाएं। लेकिन मैं सलाम करता हूं फलस्तीनियों को, फलस्तीनी अवाम को, हमास को, और वहां के शहरियों को, वहां के बच्चों को, वहां की औरतों को, कि वो किसी कीमत पे झुकने को, सर झुकाने को तैयार नहीं है। दुनिया की तारीख में हमने कोई ऐसी जद्दोजहद नहीं देखी। आपने देखा होगा कि जिस वक्त हिटलर निकला था तो उसने महीने भर के अंदर फ्रांस पे कब्जा कर लिया था, बेल्जियम पे कब्जा कर लिया था, और इधर पोलैंड पे और कब्जा करता हुआ रूस तक पहुंच गया था 1 साल के अंदर अंदर। यानी पूरे यूरोप पे हथियार डालते चले गए थे, फौजी हथियार डालती चली गई थी, और अवाम में कहीं हिम्मत नहीं थी लड़ने की। ये दुनिया में पहली बार देख रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क या ऐसी कौम, मुल्क तो है नहीं वो, फलस्तीनी, कि जिनके पास ना हथियार हैं, ना फौजें हैं, ना टैंक हैं, ना हवाई जहाज हैं, कोई वसाइल नहीं है, सिर्फ अपनी जान है। और उस जान को की कुर्बानी देकर वो इतनी बड़ी ताकत को नाको चने चबा रहे हैं कदम कदम पे। जहां इजराइल को अंदाजा था कि ये हम 1 महीने के अंदर खत्म कर देंगे, खेल खत्म हो जाएगा, नेतन्याहू के लिए बहुत नाको चने चबाने पड़ रहे हैं, उसको भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। उसको अंदाजा नहीं था कि ये फलस्तीनी इस तरह से लड़ेंगे और इस तरह से मुकाबला करते जाएंगे। तो ये मुकाबला जो उन्होंने किया है ये बड़ा भारी पड़ा है नेतन्याहू को। और अब नेतन्याहू फंस गया है दोनों तरफ से कि वो किसी तरह से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है, वो इज्जत उसकी बच नहीं पा रही है। और जो उसकी साजिश थी, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, ये बता दूं मैं, अमेरिका की बड़ी कंपनियां, अमेरिका की इजाजत से ये खेल हुआ है, बरतानिया की इजाजत से खेल हुआ है पूरा, के गजा पे कर लो, उसके बाद यहाँ की जो तेल जो वहां पे है उस पर पहले से ही एक खुफिया समझौता हो चुका है अमेरिका की बड़ी कंपनियों के दरमियान। उसमें माफ करें, कुछ सऊदी कंपनियां भी शामिल हैं, उनके दरमियान समझौता हो चुका है कि किस तरीके से उस तेल को जो है इस्तेमाल किया जाएगा और उसका फायदा उठाया जाएगा। तो ये पूरा खेल जो है, इस खेल में अमेरिका रोज़े अव्वल से शामिल है, और उसके तहत ये
नेतन्याहू लेके चले हैं। लेकिन अब नेतन्याहू के लिए कि ना उसको है कि ना आगे आगे कुआं है पीछे खाई है, अब वो ना जंग को रोक सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि ये कुचले जाएंगे। अब फिर ये चला कि ये तो ईरान की वजह से हो रहा है, अगर ईरान को हम हमला कर दें, ईरान को दबा दें, ईरान को कुचल दें, तो उसके बाद ये मजबूर हो जाएंगे, ये लड़ नहीं पाएंगे, इनके पास इनके पीछे कोई नहीं रहेगा। इनके कायदीन को मार दिया जाए, जो इनके बड़े लीडर हैं हमास के, उनको मार दिया जाए, जो हिजबुल्लाह के बड़े लीडर हैं उनको मार दिया जाए, तो ये हथियार डाल देंगे। दुनिया में यही होता है हमेशा जंगों में, जी जहां जो जी 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 शाहिद साहब, जी पूरी आपने एक बड़ी तफसील बयान की। कल जी मैं एक जायजा पढ़ रहा था इजराइल को लेकर के कि जी कैसे पूरी इकोनॉमी जो है इजराइल की चौपट हो गई, जी और ये सबसे बड़ी जंग साबित हुई है, सबसे महंगी जंग साबित हुई है, जी जिसमें 90 अरब करोड़ जी ये पूरा इसका खर्च आ रहा है। यहाँ पे बैंक जो है उसके जो बॉन्ड्स हैं जी वो बिकने शुरू हो गए वहां पे, और कर्ज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तामीराती काम पूरी तरीके से बंद हो गए। इनके दो जो पोर्ट थे बहुत बड़े, वो एक हैफा और दूसरा एलात, वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। मैं जी सिर्फ ये जानना चाहता हूं, इस पूरे जंग में क्या क्या जिस तरह की तैयारी हम देखते हैं, क्योंकि जैसे गजा में होता है ये पूरा वाकया, उसके बाद हिजबुल्लाह खड़ा हो जाता है, उधर यमन जो है हौती खड़ा हो जाता है, उधर इराक जो है अब्दुल शाबी वो भी बिल्कुल एक्टिव हो जाती है, ईरान तो पूरे अपने एक्टिव ही है। मतलब क्या क्या इनको जानकारी हो गई थी, इनको इस बात की इत्तला हो गई थी कि क्या मंसूबा चल रहा है? क्योंकि ग्रेटर इजराइल का तो पता था, लेकिन जिस तरह से बफर जोन बनाना गजा को खत्म करके और एक पूरा जो है मिडिल ईस्ट पे कब्जा करने, क्या इनको भनक लग गई थी? यकीनन भनक तो लगी हुई थी, ये तो अंदाजा था, ये अंदाजा नहीं था कि एग्जैक्टली कैसे होगा। और उसके लिए साजिश की गई। जो 7 अक्टूबर का भी हुआ, इसमें इजराइल शामिल था, और जो ज्यादा लोग जो फलस्तीन जो इजरायली मारे गए थे वो खुद इजरायली फौज ने मारे हैं, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट की है। तो उसके नतीजे में ये सारा कुछ हुआ है। और जो अब इक़्तिसादी हालत उनकी बिल्कुल जमीन पे आ गया है, इजराइल बहुत बुरा हाल है। ये तो अमेरिका बचाए हुए, अमेरिका से बड़े बड़े पैकेजेस आ रहे हैं, दौलत आ रही है, और दुनिया भर में जो बैठे हुए यहूदी हैं वो यहाँ पे भेज रहे हैं दौलत, लेकिन उससे काम उनका बन नहीं रहा। देखिए, आपको याद होगा कि मैं तो 2 जंगें मैंने देखी हैं इससे पहले की, आप लोगों की आप पैदा नहीं हुए थे। 1967 की जंग थी कि जिसमें यानी एक हफ्ते के अंदर मोशी दायान ने लीड की थी, एक हफ्ते के अंदर मिस्री फौजों ने हथियार डाल दिए तो काहिरा तक पहुंच गई थी इजराइल। गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा हो गया था। सीरिया एक साथ मिलकर हमला किया था, सीरिया ने, जॉर्डन ने और मिस्र ने, और तीनों के तीनों जो हैं वो एक हफ्ते के अंदर हथियार डाल के खत्म हो गए थे, उस मुकाबला नहीं कर पाए थे। उसके बाद 1971 की जंग थी। 1971 में जब मिस्र ने हमला किया है और जंग हुई है, उस वक्त भी चंद 15-20 दिन के अंदर हथियार डालने पड़े मिस्रियों को, और उनकी शिकस्त हुई। और ये बड़ी बड़ी फौजें थी जिनके पास एयरफोर्स थी, जिनके पास मिसाइल थे, तमाम रूसी मिसाइल मिस्र के पास थे, शाम के पास थे, लेकिन ये इन्होंने हथियार डाल दिए। और उस वक्त से आज तक ये तो जो गोलान की पहाड़ियां हैं उस पर कब्जा है इजराइल का, मगरिबी किनारे पर कब्जा है, जेरूसलम पे कब्जा है, इस पे कुछ सारे अरब मुल्क कुछ नहीं कर पाए। तो ये इजराइल को अंदाजा ये था कि जब बड़ी बड़ी फौजें अरबों की, अरबों में दम नहीं है, अरब तो बहुत जल्दी डर जाते हैं, हथियार डाल देते हैं। तो अरबों की फौजें हमारे पास हफ्ता 10 दिन से ज्यादा नहीं रुक पाती, सारे मिलके भी हमला करते हैं तो हथियार डाल देते हैं। तो ये क्या चीज है, ये तो बिल्कुल हम मसल देंगे, लेकिन वो मसल नहीं पाए। उन्होंने इजराइल को इतना नुकसान पहुंचाया है। और अब उनको फौजी नुकसान देखिए, लेबनान में जबरदस्त नुकसान हो रहा है, लेबनान में बुरा हाल हो गया है इजराइल का। उनके कई 100 फौजी मारे जा चुके हैं, उनके सैकड़ों टैंक जो हैं वो तबाह हो गए हैं, उनको एक एक कदम पे लड़ना पड़ रहा है और अब पीछे की तरफ हट रहे हैं। लेबनान में उन्हें अंदाजा नहीं था, क्योंकि यहां पर
जो हिजबुल्लाह थी वो तैयारी के साथ थे। जहां तक इसका सवाल है गजा का, तो गजा में तो न फौज थी उनके पास, ये तो मुजाहिद थे जो जंग लड़ रहे थे पत्थरों से, छोटे मोटे हथियारों से, क्लेशनकोव से, लेकिन उनके पास ना टैंक थे, दूसरी चीजें थी। लेकिन यहां जब आप आते हैं हिजबुल्लाह से मुकाबला करने, तो हिजबुल्लाह पूरी तरह से तैयार था। हिजबुल्लाह के रॉकेट, और ये भी दुनिया को एक और हुआ है कि जो ईरान ने जो मिसाइल तैयार किए हैं, जो रॉकेट तैयार किए हैं, यानी आप ये देखिए कि मैं तो 1980 में गया था पहली बार ईरान, और मैं खुशकिस्मत हूं उनमें से कि जो आयतुल्लाह खुमैनी साहब से मिला था मैं उस वक्त जाके, और उस वक्त के जो वजीर आजम सदर थे रफसंजानी साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। और उस वक्त मैंने देखा, उस वक्त से देखिए कि 1980 से नाकाबंदी पूरे मगरिब ने कर रखी है, पूरी दुनिया ने ईरान की नाकाबंदी कर रखी है। वहां कुछ जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, कोई चीज इंपोर्ट नहीं कर सकते, उनका तेल नहीं खरीद सकते, उनके ऊपर हर तरह की पाबंदियां हैं। तो उन पाबंदियों का एक फायदा हुआ कि ईरानियों को अंदाजा हुआ कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, और नतीजा ये हुआ कि ईरानी साइंसदानों ने, ईरान के दानिश्वरों ने, ईरान की औरतों ने एक इस तरह से काम किया कि आज उनके मिसाइल रूस खरीद रहा है, आज उनके जो हथियार है वो रूस को जा रहे हैं, यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आज ईरान एक बड़ी, जिसको कहते हैं कि पावर बन गया है, मिलिट्री पावर भी बन गया है, और अपने दम पे बना है। किसी के मरहोने मन्नत नहीं है कि पाकिस्तान की तरह से अमेरिका से हथियार ले रहा हो, या हिंदुस्तान की तरह से रूस से और अमेरिका से हथियार ले रहा हो। ईरान ने अपने दम पर अपने हथियार, अपने जहाज, अपनी चीजें तैयार की हैं, और वो बिल्कुल एक सरप्राइज था इजराइल के लिए। इजराइल ने जो अभी हमला किया है ईरान के ऊपर, वो भी मैं बता दूं कि बहुत नाकाम हुआ है। उसमें उनके जहाज ने बहुत बुलंदी से जो मिसाइल और रॉकेट दागे थे, उनमें से ज्यादातर रॉकेट्स को तबाह कर दिया गया। ईरानी जो माहिरीन थे, फौज थी, और उसके अलावा जो रूस ने भी मदद की है, यकीनन रूस ने बहुत मदद की है, चीन भी मदद कर रहा है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल बन रही है कि जिसमें दूसरी तीसरी जंग अजीम का हालात बन रहे हैं, और इसकी वजह से हाथ पैर फूल गए अमेरिका के। तो अब अमेरिका घबरा के पीछे हट रहा है, और इजराइल के लिए मुश्किल हो रही है कि अमेरिका अब आगे लड़ने को तैयार नहीं है। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं शाहिद साहब, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अब मैं एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि जब हम ये हालात देखते हैं, इसमें ओआईसी कहां स्टैंड करता है, ये जो ओआईसी बना था इसका क्या मकसद था, और आज जब बच्चे वहां मारे जा रहे हैं, वहां भूख और प्यास है, जेनोसाइड हो रहा है, और तो ओआईसी हमारा कहां है और इसका क्या मकसद है? देखिए, ओआईसी का मकसद तो अपने हुक्मरानों की हिफाजत और तेल की हिफाजत था। ये तेल के मामलात को, अपने अपने जो इख्तदार था, अपनी जो दौलत थी, उसको बचाना था। ओआईसी तो जिस वक्त आप देखिए ना कि इस वक्त सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, उस वक्त ओआईसी कहीं नहीं था। मैंने तो उस वक्त सद्दाम हुसैन का बहुत खुल के साथ दिया, मिला सद्दाम हुसैन साहब से जाके, कई बार मैं मिला। मैं ईरान की भी मैंने हिमायत की है, लेकिन जब 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 इराक पे तबाही आई तो मैंने इराक की भी हिमायत की है, मैंने लीबिया की भी हिमायत की है, मैं कज़ाफी से भी जाके मिला। तो ये इन सबको किसने खत्म किया? ये पूरी साजिशों का हिस्सा कौन था? ओआईसी कहाँ थी? ओआईसी कहीं नहीं थी। ओआईसी ने देखिए, चाहे ओआईसी है, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा है, यूनाइटेड नेशंस है, सब मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं। ये इस जंग ने खास तौर पे जो बच्चों का कत्लेआम है, जिस तरह अस्पतालों को तबाह किया गया है, मैं नहीं समझता कि दुनिया की तारीख में, दुनिया की कहीं तारीख में इस तरह की तबाही हुई है। किसी चंगेज खान ने भी ऐसी तबाही, ऐसा कत्लेआम कभी नहीं किया जैसा कि आज इजराइल कर रहा है। और पहली ये तबाही है जो पूरी दुनिया देख रहा है। पूरी दुनिया अपने टीवी के ऊपर, अपने बेडरूम के अंदर, अपने घर में बैठ के देख रहा है किस तरह बच्चों के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं, किस तरह से औरतों को कत्ल किया जा रहा है, कैसे अस्पतालों को जो है खत्म किया जा रहा है, कैसे डॉक्टरों को कत्ल किया जा रहा है। पूरी दुनिया देख रही है। और उसके बाद में आज का जो पूरा निजाम बना था दुनिया का दूसरी जंग अजीम के बाद, वो खत्म हो गया है। इस जंग, ये बहुत छोटी मोटी जंग नहीं है। इस जंग के बाद एक नई दुनिया जन्म लेगी, एक नए हालात जन्म लेंगे, और उसमें ईरान का एक बहुत बड़ा रोल होगा, फलस्तीनियों का एक बड़ा रोल होगा। और ये जो सूरत हाल है वो बहुत महंगी साबित होगी अमेरिका के लिए। अमेरिका के, ये सिर्फ इजराइल के जवाल की शुरुआत नहीं है, अमेरिका के भी जवाल की शुरुआत है। और इजराइल तो अब बचने वाला नहीं है। इजराइल के खुद अपने अंदर से
लोग उठेंगे जो इजराइल को कि जो पूरा ये सियोनी निजाम है, सियोनी निजाम को खत्म करेंगे। मैं इजराइल के खिलाफ नहीं हूं, मैं यहूदियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं पूरी तरह से यहूदियों के साथ हूं। यहूदियों पे भी जुल्म हुआ था, उस जुल्म का बदला उन्हें लेना चाहिए था यूरोपियन से। यूरोपियन ने मारा था, जर्मन टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई शाहिद साहब का, तो पनाह दी थी, जी तुर्की ने पनाह दी थी, स्पेन ने पनाह दी थी, जो अरब ममालिक थे, अवाम ने हमेशा कभी यहूदियों को उस तरह कत्लेआम नहीं किया था जो यूरोप में हुआ था, लेकिन उसका बदला यहाँ पे किया गया। तो अभी एक नया निजाम सामने शाहिद आ रहा है, साहब ओआईसी। तो अब मैं समझता हूं कि मर चुका, उसका नाम भी कोई नहीं ले रहा। अगर आप पब्लिक से पूछेंगे ओआईसी क्या है, तो मुसलमानों को पता भी नहीं कि ओआईसी क्या चीज है। नहीं नहीं बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं शाहिद साहब कि जिस तरह से 57 मुस्लिम ममालिक का जिक्र किया जाता है और एक ताकत के रूप में उसका हमेशा हवाला दिया जाता है, लेकिन क्या नहीं लग रहा है कि इस जंग में कई बड़े चेहरे जो है वो बेनकाब हो गए? नहीं, देखिए, वो तो बहुत पहले बेनकाब हो गए थे। किसी को खुशफहमी रहनी नहीं चाहिए, मुझे तो कभी खुशफहमी नहीं थी इनके बारे में। ये तो बेनकाब आज से 20-25 साल पहले हो गए थे, और ये नजर आ गया था कि ये अमेरिका के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी करेंगे, अपने मफाद को कुर्बान कर देंगे। ये अपने मुल्क के मफाद को कुर्बान कर देते हैं। इस्लाम का तो सिर्फ एक ढोंग है, इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया जाता है, वरना असल इन्हें मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम से भी लेना देना नहीं है। तो इसलिए कुछ ये तो बेमानी हो गया। हाँ, अवाम जो है, ये मैं एक बात यहाँ फर्क कर दूं कि जो अवाम है, मिस्र के अवाम हो या मराकश के हो या अलजायर के हो या खुद सऊदी अरब के अवाम हो, यूएई के गल्फ के अवाम हो, वो उनका दिल भी धड़क रहा है फलस्तीनियों के साथ, वो भी खून के आंसू रो रहे हैं फलस्तीनियों के लिए, लेकिन उनके हुक्मरानों ने इस तरह से उन्हें दबा के कुचल के रखा है कि उठ नहीं पाते। दूसरी चीज यह है कि वहां पर इतनी दौलत आ गई है, इतनी शान शौकत, इतनी जिंदगी बेहतर हो गई है कि हर आदमी अब उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। होता यह है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो आप सर से कफन बांध के आप लड़ते हो और जीत जाते हो, और जब आपके पास बहुत कुछ आ जाता है तो आप में लड़ने की हिम्मत नहीं रहती, आप बगैर लड़े हथियार डाल देते हो। तो आज दौलत जो है वो मैं समझता हूं कि इन अरबों के लिए दौलत जो है वो उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी साबित हुई है, और नतीजा यह है कि ओआईसी हो या अरब लीग हो, सब ये बेमानी हो गई है। वरना अरब लीग को तो खड़ा होना चाहिए था, फलस्तीनियों के साथ हमेशा पहले खड़ी होती थी, यासिर अरफात की मदद हमेशा की है, लेकिन अब जो है वो सब पीछे हट गए हैं। सिर्फ ईरान है जो मदद कर रहा है, और अब यमन के लोगों को मैं सलाम करता हूँ। यमन के लोगों को देखिए कि आप तो आज इजराइल की बात कर रहे हैं ना, यमन पे पिछले 10 बरस से कौन बम्बार्डमेंट कर रहा है? इजराइल कर रहा है क्या? वहां बच्चों को कौन मार रहा है? वहां अवाम को कौन मार रहा है? वहां तो सऊदी अरब कर रहा है ना। तो उसके बावजूद यमन के लोग जो है वो अपनी हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, और उन्होंने नाक में दम कर दिया अमेरिका का और तमाम ममालिक का। तो लेकिन शाहिद साहब, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये चीजें हमने इस 13 महीने में महसूस की हैं, जो खामोशी है जिस तरह से कि किसी में जुर्रत नहीं है। लेकिन इसी दौरान हमने ये भी देखा कि ईरान और सऊदी अरब करीब आए। अभी जब ईरान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब ने मजम्मत भी की, तो बयानात भी दिए, कई और मुल्कों ने भी बयान दिया है। तो ये दोस्ती क्या महज एक दिखावा है, या इसके पीछे मतलब है, या क्या क्या इसके अच्छा पीछे क्या तेल है, सऊदी को? तेल इसके पीछे तेल है। देखिए, अमेरिका भी खौफजदा है कि अगर इजराइल और ईरान में जंग बढ़ती है तो फिर तेल के जो जखायर हैं उन पे हमले होंगे, तो फिर ईरान भी जवाबी हमले करेगा, और सबके तेल जो है भप आग का वो बन के उड़ जाएंगे, और सबको नुकसान होगा। खुद ये जो अरब ममालिक है ये नहीं चाहते कि जंग बढ़े। तो अब वो, इनको भी अंदाजा नहीं था कि इतने दिन तक फलस्तीनी मुकाबला कर पाएंगे, इतने दिन तक ये चलेगा। अब उनको भी एहसास हो गया है कि ये जंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो ईरान पे हमले के खिलाफ अमेरिका भी है कि बस इतना हमला करो कि बस वो दिखावा हो जाए, वरना उससे ज्यादा कुछ मत करना, क्योंकि अगर ज्यादा बढ़ाया
तो फिर ईरान जो है वो कोई इराक नहीं है, ईरान जो है वो लीबिया नहीं है। ईरान से टक्कर बहुत बहुत महंगी पड़ेगी पूरे मगरिब को और इजराइल को भी और खुद सऊदी अरब को। तो सऊदी अरब हो या दूसरे हो अरब ममालिक हो, वो नहीं चाहते, और उनका तेल जो है, तेल के ज़खायर उनके भी खतरे में पड़ जाएंगे पूरी तरह से, वो भी लिपट जाएंगे इसके अंदर। इस आग में, आग से कोई बच नहीं पाएगा, इस आग में सब झुलसेंगे। इसलिए अब खौफजदा हैं ये भी, और ये चाहते हैं कि किसी तरह से अमेरिका पे भी दबाव डाल रहे हैं कि अमेरिका दबाव डाले। लेकिन अमेरिका में इलेक्शन चल रहा है इस वक्त, इलेक्शन का इंतजार है, जाके नवंबर जनवरी में जाके नया प्रेसिडेंट टेक ओवर करेगा। उस वक्त तक क्या खेल इसी तरह से चलता रहेगा, 5 कैसे नवंबर में चलता वोटिंग रहेगा। है, 5 जी नवंबर में वोटिंग है। अच्छा, एक चीज और शायद साहब उस पर जरूर बात, हालांकि बीच में जिक्र आपने कर दिया, इतना बड़ा नाम हम लोग सुनते थे इंटरनेशनल कोर्ट का और यूएनओ का तमाम, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने यूएनओ को चैलेंज कर दिया, जो पीस कीपिंग फोर्स है लेबनान में, उसके दरवाजे को तोप से उड़ा दिया। और अब तो रिपोर्ट आई है, खुद यूएनओ को ये बात पता चली कि फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया बम का वहां पे, जहां पीस कीपिंग फोर्स थी। इसके बावजूद मतलब यूएनओ फिर किस लिए? क्या यूएनओ की कोई अपनी ताकत नहीं, कोई हैसियत नहीं है? तो फिर इतना इतना ज्यादा इजलास हो रहा है, हंगामी इजलास है, और ये इजलास है, और ये मतलब ये क्या ड्रामा है? देखिए, यूएनओ तो मर चुकी थी आज से 30 साल पहले, अब वो दफन हो गई है, उसका कोई वजूद नहीं रहा, उसकी कोई हैसियत नहीं रही। क्योंकि अमेरिका, देखिए जो ये अमेरिका और यूरोप है, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इनकी मुट्ठी में रही है यूएनओ। थोड़ा बहुत वहां जो एक वीटो होता था चीन का या रूस का, वो वीटो कभी कभी चल जाता। कुछ प्रॉब्लम लग रहा है नेटवर्क में आई है शायद साहब, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, कुछ हैंग कर रहा है, तो बहरहाल जी शाहिद साहब शोर मचा सकती है, दिखावा कर सकते हैं, कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन अब तो आप ये देखिए कि इजराइल ने पाबंदी लगा दी कि यूएनओ की जो एजेंसी है जो कि मदद करती है इन शरणार्थियों की और जंग के इलाकों में, उस पर पाबंदी लगा दी है कि वो यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकती। यूएनओ के ऊपर हमले, यूएनओ के कई सौ जो है अफराद गजा में मारे गए, अब लेबनान में मारे जा रहे हैं। उनके जो फौजी, जो पीस कीपिंग फोर्स है जिसमें हिंदुस्तान के भी फौजी मौजूद हैं, दुनिया भर के और भी मौजूद हैं, उन पर खुला। तो लग रहा है कट गए, फिर जुड़ेंगे। अब अभी वो जुड़ जाएंगे शाहिद सिद्दीकी साहब, और ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत जल्द वो हमसे जुड़ेंगे, मैं उन्हें बहुत जल्द स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रहा है हुई है, जिसकी वजह से ये हुआ है, और मैं उन्हें इनवाइट करूंगा कि वो अब्बास शाहिद साहब को कॉल करूं, और बहुत जल्द शाहिद सिद्दीकी साहब जी 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 तवज्जो जी जी कोई शाहिद तवज्जो साहब जी। जी कोई तवज्जो उसके ऊपर नहीं दे रहा है कि क्या रेजोल्यूशन है क्या नहीं है। आपको याद होगा सद्दाम हुसैन पे ये वो थी इल्जाम कि उसने 3 रेजोल्यूशन जो है अक़वाम मुत्तहिदा के, उनको नहीं माना, और उसके में उस पर हमला किया गया और उसको ख़त्म किया गया, तबाह किया गया, इराक को बर्बाद किया गया। तो अब लीबिया के साथ यही हुआ था, कज़ाफ़ी के साथ यही किया था। लेकिन यहाँ पे तो इजराइल जो है वो मुसलसल ढेर उसने लगा रखा। और आपको बता दूं कि अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए, कोई भी हो, अमेरिकन पूरी जो पॉलिटिक्स है उस पर इजराइल का कब्जा है। जो एक वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है आईपैक, अमेरिकन इजराइल क्या है वो, आईपैक के नाम से है, बहुत ही पावरफुल है। वो तमाम जितने भी वहाँ के सेनेटर्स हैं और जितने भी वहाँ के लेजिस्लेटर्स हैं उनको फंड करती है, सारी पार्टियों को फंड करती है। और ये फंड कहाँ से करती है? अमेरिका से ही मदद लेते हैं। अमेरिका का पैसा जब इजराइल में पहुंचता है उसमें से कुछ हिस्सा वो वापस भेज देते हैं इन लोगों के पास अपने इलेक्शन लड़ने के लिए।
तो आज अमेरिका की जो पूरी पॉलिटिक्स है उस पे इजराइल का, सेहूनियत का, इजराइल नहीं कहना चाहिए, जायनिस्ट, जो सेहूनी है, जायनिस्ट हैं, उनका कब्जा है। और दुनिया भर के यहूदी जो हैं, जो ईमानदार यहूदी है, जो सही मानों में यहूदी हैं, वो आज मुखालफत कर रहे हैं, खुल के मुखालफत कर रहे हैं इजराइल की, और फलस्तीनियों के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मैं तो समझता हूं कि आज अगर कोई फलस्तीनियों के साथ खड़ा नहीं है आज के हालात में, तो मैं उसे इंसान मानने को तैयार नहीं हूं। उसके अंदर इंसानियत खत्म हो गई है, उसके अंदर कोई रत्ती बराबर भी कोई जो है रहम की, और उसका मजहब भी उसका खत्म हो गया है, उसके अंदर उसका दीन नहीं रहा है। क्योंकि आप इंसान अपने को नहीं कह सकते अगर आज आप फलस्तीनियों के साथ नहीं खड़े, जो वहां पे जिस तरह कत्लेआम हुआ है और हो नहीं रहा है, बिल्कुल। लगातार हो रहा है। जी जी, शाहिद साहब एक चीज और मैं अभी जिक्र करूं, दो जो ग्रेटर इजराइल का है, जो ये दरियाए नील से लेकर के दरियाए फ्रात का पूरा इलाका है, आप उसको जानते जी हैं बेहतर और समझा पाएंगे। तो बताया जाता है ये पूरा कब्जा, और इसमें सऊदी अरब का बहुत सारा हिस्सा, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि खाना काबा तक उसमें जो है वो शामिल हो जाएगा। इधर पूरा करबला जितनी है, ये इराक का ये हिस्सा भी पूरा जो है उसमें चला जाएगा, क्योंकि जब दरियाए फरात की बात आती है तो जाहिर है करबला से पूरा जो है लगा हुआ हिस्सा। तो जी तो क्या मतलब, क्या ये उसकी सिम्त इजराइल बढ़ रहा है? और अगर बढ़ रहा है तो क्या इस बात का अंदाजा ये जो सऊदी है या अरब लोग हैं, इनको इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है कि क्या चल रहा है? देखिए, ऐसा होता है, एक मजेदार चीज ये है कि अगर आप मेंढक, उबलते हुए पानी में मेंढक को डालें तो उछल के बाहर आ जाएगा, है ना। और अगर आप ठंडे पानी में मेंढक को डाल दें और उसके बाद उसे हल्के आहिस्ता 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 उसे गर्म करते जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ेगा। उस मेंढक को अंदाजा नहीं होगा कि मैं जो है भी उबलने वाला हूं, मेरा क्या होने वाला, और जब तक अंदाजा होगा तब तक उसमें इतनी ताकत नहीं रहेगी कि उछल के वो बाहर आ सके। तो इसको, ये जो तरीका है, ये अरबों के साथ इसराइल ने, अमेरिका ने वही अपनाया है कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे मफाद महफूज हैं, तुम्हारे मफाद की हम हिफाजत करेंगे, तुम घबराओ मत। हम तो बस ये हम तो फलस्तीनियों के खिलाफ भी नहीं है, ये हमास है। हम तो पीएलओ के खिलाफ नहीं है, हम तो वेस्ट बैंक देने को तैयार है। ये सिर्फ हमास जो है, ये ईरान की वजह से इस तरह से उनको बहका के आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे हैं। तो होता यह है कि जब ये आहिस्ता आहिस्ता पकाया जाता है, तो जब आप उबलने की पोजीशन पे पहुंचते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो आप में उछल के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। तो यही आज अरब ममालिक के साथ भी हो रहा है कि उनको अंदाजा नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है, और वो समझते हैं कि अमेरिका हमें बचा लेगा, क्योंकि अमेरिका के मफाद इसमें भी है। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका के करीब आते हैं, अमेरिका से जुड़ते हैं, अमेरिका डॉलर के साथ जुड़े हुए हैं, अमेरिकी इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं, इक़्तिसादी मामला से जुड़े हुए हैं, वहां अपनी सारी दौलत लगा रहे हैं। तो उनको ये होता है कि हमें अमेरिका बचाएगा, मगरिब बचाएगा। लेकिन जो उन्हें ये अंदाजा नहीं कि इजराइल सेहूनी जो हैं, उन्होंने अमेरिका को अपनी मुट्ठी में ले रखा है, और जब चाहेंगे अमेरिका की पॉलिटिक्स भी बदल देंगे, अमेरिका के सदर बदल देंगे। मैं आपको बताऊं, इस पे बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत आया है कि जॉन एफ कैनेडी ने मरने से पहले बहुत तकरीर की थी एक, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है, हमारी पॉलिटिक्स को दबाने की कोशिश कर रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये हम अमेरिका के मफाद को देखेंगे, हम इजराइल के मफाद को देख के फैसले नहीं करेंगे। और उसके बाद ही जॉन एफ कैनेडी को कत्ल कर दिया गया, और कत्ल करने के बाद जिसने कत्ल किया था उसका भी कत्ल एक आदमी ने किया, वो यहूदी था, वो शायद सिद्दीकी साहब फिर ये अटक गया, शायद सिद्दीकी साहब ये अटक गया आपका फिर एक बार नेट। तो शायद सिद्दीकी साहब फिर वो हमसे जुड़ेंगे, ये नेट की प्रॉब्लम हो जाती है कभी, कई बार ये प्रॉब्लम आती है। लंबी तो बस जो है चलने दो, हम हमारे सबके नेटवर्क की प्रॉब्लम ये हो जाती है कई बार इस तरह से। तो शाहिद साहब एक बार फिर आप, नेट आपका काम नहीं कर रहा है, फिर से आप जुड़े शाहिद साहब। तो शायद सिद्दीकी साहब फिर हमसे जुड़ेंगे कुछ। जी 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 आ रहा है जी जी।
जी 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 शायद जी। साहब। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अमेरिका हो या बरतानिया हो, इन सब की सियासत इस तरह से इजराइल की मुट्ठी में है कि ये अरबों को नहीं बचा सकेंगे, सऊदियों को नहीं बचा सकेंगे, यूएई को नहीं बचा सकेंगे। और इन लोगों को अगर जितनी जल्दी अंदाजा हो जाए कि खतरा क्या है और ये ईरान से हाथ मिला लें, कुछ इनको अंदाजा था तो ईरान के से कुर्बत जो बनने लगी थी उससे इजराइल घबरा गया और उसने जो है इस मामले को बढ़ावा दिया। और ये पूरा जो साजिश हुई है, जो खेल हुआ है ये पिछले एक साल में, उसकी एक वजह ये भी थी कि उनको डर ये हो गया कि अगर ये सऊदी और गल्फ के ममालिक और ईरान एक साथ आ गए और इनकी दुश्मनी खत्म हो गई तो फिर हमारा बचना बहुत मुश्किल है, हमारे लिए बड़ा सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने ये माहौल पैदा किया। अमेरिका, ये बहुत दिन से अमेरिका पे दबाव है कि वो ईरान के जो एटमी जो ठिकाने हैं, जो न्यूक्लियर जो पावर स्टेशन हैं, उन पे हमला करे, उनको तबाह कर दे। लेकिन अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं होता, इजराइल का बहुत दबाव था। तो अब इजराइल की कोशिश ये थी कि हम ऐसा माहौल पैदा कर दें कि अमेरिका मजबूर हो जाए, अमेरिका को हम जैसे खींच लें इस जंग के अंदर, मजबूर कर दें इस जंग में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन उसमें वो नाकाम हुए और अमेरिका को अंदाजा हो गया है कि ईरान जो है वो कोई आसान वो नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है ये। तो ईरान पे अगर हमला करेंगे, अगर उसके एटमी ठिकानों पे हमला करेंगे जैसे इराक पे किया था, तो वो जवाबी हमला करेगा और वो बहुत खौफनाक होगा और बहुत ही जो है उसका गहरा असर होगा। और पूरा इलाका जो है, जो मैं बात कह रहा हूं कि तीसरी जंग अजीम के हम दहाने पे खड़े हैं। और इसी वजह से इजराइल के अंदर अवाम जो है इस वक्त अब नेतन्याहू के खिलाफ हो गए। पहले भी खिलाफ थे, लेकिन एक जो ये जंग का माहौल पैदा किया था और ये प्रोपेगेंडा किया था कि वहां फलस्तीनियों ने बच्चे मारे हैं और औरतें रेप की हैं और सब किया है, जबकि सारा झूठ था, वो झूठ सामने आ गया। अब इजरायलियों को पता लग गया है कि ये सब झूठ था, ये सब धोखा किया था उनके साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता नेतन्याहू के खिलाफ माहौल बन रहा है। और मैं हैरान नहीं हूंगा कि अगर जल्दी वहां की फौज या वहां के लोग मिलकर नेतन्याहू को उठाकर फेंक दें। और इस जंग का खात्मा ऐसे ही होगा कि खुद बाहर से नहीं, अंदर से होगा ये खात्मा। अंदर से इजराइल का जो पूरा प्लान बना है, चाहे वो बेन गोरियन एक कैनाल बनाने का हो, चाहे वो ग्रेटर इजराइल का हो, तो वो पूरा नहीं होने वाला है। और अब इजराइल का वजूद, अपना वजूद खतरे में पड़ गया। बहुत सारे इंटरनेशनल जो माहिरीन हैं वो इस बात को मान के चल रहे हैं कि आज खुद इजराइल का वजूद खतरे में है। आज जो इजराइल जो है अपने आखिरी सांसें ले रहा है। और जो दुनिया भर से जो यूरोपियन है, ये इजराइल में कौन रहता है? इजराइल में तो यूरोपियन है, गोरे हैं, 90% गोरे हैं। ये जो गोरे आए थे यूरोप से, अमेरिका से, ये भाग रहे हैं वापस। वहां के हवाई अड्डों पे भीड़ लगी हुई है क्योंकि उन्होंने अपने पासपोर्ट नहीं छोड़े थे, अपनी शरीयत नहीं छोड़ी थी, इंग्लैंड की और पोलैंड की और हंगरी की और जर्मनी की और इंग्लैंड और अमेरिका की। अब वो सारे वापस भाग रहे हैं। तो यहाँ की जो यहूदी आए थे पूरी दुनिया से पिछले 70 साल में, उनमें से आधे से ज्यादा राह फरार इख्तियार करेंगे अब, क्योंकि उन सबको खतरा है कि कब हमारे साथ क्या हो सकता है। अब तक जो वो समझ रहे थे कि हम बिल्कुल अनबीटेबल हैं, हम तो, हमें कोई छू नहीं सकता, अरबों में दम नहीं है, ईरान के आम वो जो मिसाइल है यहाँ पहुंच नहीं सकते, जो वो सारा फेल हो गया है। और उस खौफ का नतीजा है कि पूरा, आपने जैसा शुरू में कहा था कि जबरदस्त खौफ का माहौल है इस वक्त इजराइल में, और इजराइल से लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। नतीजा ये है कि इजराइल के अंदर से बगावत होगी, उसकी फौज में बगावत होगी, अवाम में बगावत होगी और नेतन्याहू का खात्मा होगा। एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल बहुत जरूरी है। एक तो टर्की और मिस्र, ये दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जॉर्डन को अगर ले लें, खास तौर से टर्की से बड़ी तवक्को थी, क्योंकि आपने भी, आपसे एक बार बात हुई थी अरसलुल गाजी के बारे में, तो आपने कहा कि भाई मेरे तो समझ से बाहर है। लेकिन जिस तरह से चीजें आ रही थी और टर्की का एक पूरा जो औरा बन रहा था पूरी दुनिया में, लेकिन इसमें वो भी बेनकाब हुआ। वो भी जो है, या तैयब अर्दोगान का बयान तो आता है, उन्होंने कहा था मुस्लिम जो है एक नाटो बन जाए, मुस्लिम फौज बन जाए, ये तमाम तरह की बातें तो आई। लेकिन जो एक्शन होना चाहिए था, जो ताकत थी कि, और तजारत भी उनकी जारी थी इजराइल के साथ वैसे ही, मतलब तो ये तुर्की को क्या हुआ शाहिद साहब? देखिए, तुर्की जो है
एक तुर्की नहीं, दो तुर्की हैं। एक तुर्की है जो कि जिसने सबसे पहले इजराइल को तस्लीम किया था। वो तुर्की जो है वो अरबों से बहुत नाराज रहा, क्योंकि अरबों ने, ये सऊदी अरब ने और इन्होंने साजिश करके बरतानिया के साथ मिलके और जो उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया थी, उसका खात्मा किया, उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की और तुर्की को ख़त्म करने की कोशिश की। और एक वो है जो कि जिनके अंदर एक इस्लामी जो है अहमियत बाकी है और जज्बा बाकी है। तो उन लोगों की मदद से अर्दगान इख्तिदार में आए और इख्तिदार में हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि पिछले 10 बरस से तुर्की की इक्तिसादी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तुर्की का जो अपनी करेंसी है वो इतनी तेज़ी के साथ गिर रही है कि मैं वहाँ अभी तुर्की गया था तो तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, तो हर रोज़ सुबह उठ के पता लगता था कि दाम और बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। यानी डॉलर के मुकाबले में रोज़ ये नहीं कि 2-4 पॉइंट गिरता हो, पता लगता था कि 20 पॉइंट 25 पॉइंट नीचे गिर गया उनकी करेंसी। तो इकोनॉमिक हालत बड़ी ख़राब है, जिसकी वजह से खुद अर्दगान के खिलाफ वहाँ पे अवाम में बहुत गुस्सा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अर्दगान जो है जंग करने की पोजीशन में नहीं है। उनका जज्बा हो सकता है लेकिन वो इसमें ज़्यादा आगे बढ़ के नहीं हिस्सा ले सकते, और खुद नाटो का हिस्सा है वो, अमेरिकन वहाँ सारे फौजें मौजूद हैं, हवाई जहाज अड्डे वहाँ मौजूद हैं तुर्की के अंदर, वो बड़ी तादाद में। और वहाँ की जो फौज है वो भी अर्दगान को पसंद नहीं करती है। तो बगावत की कोशिश की थी लेकिन अवामी तहरीक के नतीजे में वो बगावत नाकाम हुई। मगर आज भी ये मत समझिए कि वहाँ पे जो फौज है वो कमजोर हुई है, और फौज जो है प्रो अमेरिका है। जो तुर्की की जो फौज है वो अर्दगान के कहने पर हमले नहीं करेगी, वो उसके कहने पे नहीं चलेगी। वहाँ जो फौज है उसका अपना एक अरसे तक तो फौज के हाथ में ही हुकूमत रही है। जो फौजी बगावतें हुई हैं और जो फौजी जर्नल हैं उन्होंने ही वहाँ के सदारत पे कायम रहे हैं। जमहूरियत का असर तो पिछले 15 साल से वहाँ पे आया है, लेकिन इसमें भी अभी भी वो पूरा मौजूद। तो अंदर एक जद्दोजहद तुर्की के अंदर भी चल रही है, जिसकी वजह से तुर्की बहुत ज़्यादा सीधे तरीके से इन्वॉल्व होने की पोजीशन में नहीं। और एक और काम और हो रहा है कि इधर से कुछ अमेरिकन मदद से और हथियारों की मदद दिए गए हैं वहाँ पर, जो तुर्की में जो ये अपने बागी हैं, क्या नाम है, जो अरे जहन में मेरे अभी नहीं आ रहा, जो अभी बम धमाके जो वहाँ जबरदस्त हुए हैं, तो वो तुर्की में तुर्की हुकूमत के खिलाफ वहाँ पे दहशतगर्दी भी वहाँ पे बड़े पैमाने पे हो रही है। ये तुर्की, चूंकि 2-3 बस अब छोटे छोटे और सवाल हैं। एक तो ये कि इस पूरे मामले में चाइना और रूस, शायद साहब, वो कहाँ स्टैंड करते हैं? क्योंकि रूस बार बार कह रहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और वो मदद भी कर रहा है। वो सीरिया में भी, गोलान हाइट्स पर भी, और तमाम जो ये रिपोर्टिंग एक तरीके से जो जानकारियां हैं वो भी कलेक्ट करके कहीं ना कहीं ईरान को या सीरिया को या इनको पहुंचा रहा है। तो इस पूरे मामले में कहां स्टैंड करता है रूस और चाइना? देखिए, रूस अपने मसाइल में फंसा हुआ है, रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, इसीलिए इजराइल ने समझा था कि रूस इस वक्त कुछ ज्यादा मदद नहीं कर सकेगा ईरान की और फलस्तीनियों की, इसलिए उसने इस वक्त इस पूरी साजिश की है। रूस जो है वो भी फंसा हुआ है और यूक्रेन में वो बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहा है। खुद रूस के अंदर जो फौज है वो नाराज है, परेशानी है उसमें, तो वहाँ पे ये मसला है। इसलिए रूस इनडायरेक्टली तो मदद कर सकता है, टेक्निकल मदद कर सकता है, लेकिन और किसी तरीके से ईरान की मदद करने की पोजीशन में रूस नहीं है। और चीन जो है, चीन में भी थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पे भी बेरोजगारी इस वक्त बढ़ रही है, हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये तो अब मैं नहीं कह सकता अब ये कि किस हद तक ये जाने को तैयार होंगे, और अभी तक तो चीन ने कोई बहुत ज्यादा इसमें हिस्सा नहीं लिया है, क्योंकि चीन की दिक्कत ये है कि चीन की पूरी जो मार्केट है वो मगरिब बन गई है, हिंदुस्तान बन गया है, अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट है उसकी, तो उसका माल वहां पे बिक रहा है।
चीन डिपेंडेंट हो गया है अपने सामान के बेचने के लिए इन ममालिक के ऊपर, मगरिब के ऊपर। तो चीन भी एक पॉइंट के आगे खुल के नहीं आ सकता। हाँ, इनडायरेक्टली मदद कर सकता है, खुफिया तरीके से पीछे से कर सकता है, अक़वाम मुत्तहिदा में रेजोल्यूशन पास करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर इससे आगे जंग बढ़ती है तो देखिए, इससे आगे जंग बढ़ने में किसी को दिलचस्पी नहीं, अमेरिका को भी नहीं है। अमेरिका भी ना बरतानिया को है, ना सऊदी अरब को है, कोई नहीं चाहता। सिर्फ इजराइल भी नहीं चाहता, सिर्फ नेतन्याहू चाहता है। आपने शायद पढ़ा होगा कि नेतन्याहू को वार्निंग दी थी वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने, वहां के आर्मी ने, कि आप इसको बंद करो, खत्म करो, बहुत हो गया, जो हमारे मकासद पूरे हो गए, आप पीछे हट जाओ। तो वो हटने को तैयार नहीं, क्योंकि जैसे ही वो पीछे हटता है उसकी एक कुर्सी गई। वो उसको फिर खड़ा करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़िए, खुद इजराइल के अंदर उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं करप्शन के, और दूसरे अब ये भी केस चलेगा कि तुमने जो है इजराइल को इतना नुकसान पहुंचाया, लोगों को मरवाया, फौजियों को मरवाया, जो हमारे लोग हमास के कब्जे में हैं, उनको आप तुम छुड़ा नहीं पाए, तुम नाकाम हो गए। ये नाकामी की सारा ठीकरा नेतन्याहू के सर पे फूटेगा। इसलिए नेतन्याहू सिर्फ दुनिया इस वक्त अकेला है जो जंग नहीं बंद करना चाहता, बाकी सब चाह रहे हैं कि जंग किसी तरह से खत्म हो जाए। सवाल एक तो ये कि नाटो में जो खबर आ रही है शाहिद साहब की, नाटो जो है वो उसमें दो हिस्सा यानी बगावत या एक तकसीम जो है वहां सूरत पैदा हो रही, क्या इसमें कोई सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। नाटो के अंदर भी बहुत इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। आपने देखा होगा कि स्पेन पूरी तरह से जो है वो फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। फ्रांस के सदर ने कह दिया कि हथियार नहीं देंगे, बंद कर दो, इनको कंडेम कर रहा है। इनके मुसलसल खुले तौर पे फ्रांस भी खिलाफ आ गया है। आयरलैंड को तो मैं सलाम करता हूँ, आयरलैंड वाले तो पूरी हिम्मत से रोज अव्वल से साथ में खड़े हैं। तो जो नाटो के जो इस वक्त जर्मनी और बरतानिया नाटो में जो है वो ज्यादा प्रो इजराइल है, लेकिन उनके अंदर भी अवामी तौर पे और जो उनकी अपोजिशन है वहां पे उससे बहुत नाराज है, वहां पर उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। देखिए, अब ये मामला ऐसा है कि या तो ये महीने भर में निपट जाएगा, और या फिर अमेरिका में सदर कौन आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेतन्याहू ये चाह रहा है कि ये जंग तब तक चलती रहे जब तक अमेरिका का इलेक्शन का नया सदर टेक ओवर न कर ले। देखिए, 5 नवंबर को तो वोटिंग है, लेकिन वहां पे होता यह है कि रिजल्ट आने के बाद जो टेक ओवर होता है वो नया प्रेसिडेंट जनवरी में जाके लेता है, तो काफी लंबा प्रोसेस है। तो उस वक्त से पहले अगर मान लीजिए इस इलेक्शन में ट्रंप जीत जाता है तो फिर हौसले बढ़ जाएंगे नेतन्याहू के, और अगर ट्रंप नहीं जीतते हैं तो फिर ये जो ग्रुप है, ये हालांकि इजराइल के साथ है, कमला हैरिस भी इजराइल के साथ हैं, लेकिन वो ये चाहेंगे कि जंग बंद हो जाए, जो उस तरह से मदद नहीं करेंगे जिस तरह से इजराइल को जरूरत है, क्योंकि इजराइल की इख्तिसारी हालत बड़ी खस्ता है। इजराइल को सिर्फ हथियार नहीं चाहिए, अब इजराइल को पैसा, बहुत बड़ा पैकेज चाहिए, बहुत इतना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैकेज चाहिए कि जो उसको इस अंधे कुएं से निकाल सके। और नेतन्याहू को सिर्फ अमेरिका बचा सकता है, और अमेरिका भी इख्तिसारी तौर पे अपनी परेशानियों के, इस वक्त पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इख्तिसारी परेशानी से दो चार नहीं है। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है, 2-3 मिनट का टाइम बचा है शाहिद साहब। जो ब्रिक्स समिट अभी हुई है उसमें जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक तस्वीर आई, नई करेंसी की बात आई, फिर 70-80 मुल्क जो है वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि साहब अपनी जो लोकल करेंसी है उसमें ट्रेड करें, बजाय ये कि जाकर के अमेरिका या डॉलर में डिपेंड रहे। तो ये जो डेवलपमेंट है, क्या क्या इससे इजराइल और अमेरिका में कोई घबराहट है क्या? बहुत ज्यादा दुम पे पैर रख दिया है। देखिए, इनकी जो जान है वो डॉलर में बंद है। आपको याद होगा कि कज़ाफी ने ये ऐलान किया था कि हम तेल नहीं बेचेंगे डॉलर में, और अफ्रीकन करेंसी बना रहे थे, अफ्रीकन अलायंस बना के उसकी अपनी करेंसी होगी, उसी में हम सारा वो करेंगे। उससे इतने घबराए थे, और हिलरी क्लिंटन जो थी और उस वक्त तो ओबामा थे प्रेसिडेंट, तो कज़ाफी को कत्ल किया गया, उन पे हमला किया गया, उनको खत्म किया गया, पूरी साजिश। अब तो खुद उसने कबूला है
हिलेरी क्लिंटन ने कि हम मेरी बहुत बड़ी गलती थी, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया वो करके, लेकिन वो किया था सिर्फ इसलिए कि उनका डॉलर खतरे में पड़ गया था। तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, डॉलर खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो ब्रिक्स में जो ये नई करेंसी बनाने की बात आई है, नया वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? नया करेंसी। वर्ल्ड ऑर्डर तो देखिए, आज जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर है। वो इसलिए है कि करेंसी जो है वो उसके हाथ में है, डॉलर के हाथ में। डॉलर के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और अमेरिका किसी हालत में डॉलर को कमजोर नहीं होने देता। अब अगर वो नई करेंसी आ जाती है और या फिर लोग अपनी करेंसी में जो है कारोबार करना शुरू करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू करते हैं, तो ये बहुत बड़ा झटका लगेगा अमेरिका को। अमेरिका नीचे आ जाएगा, अमेरिका खत्म हो जाएगा, अमेरिका बच नहीं पाएगा इस झटके से। क्योंकि अमेरिका जो है उस देखिए, हर एक उसका जवाल होता है। आप एक हद तक ऊपर जाते हैं, जब आप पीक पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उससे आगे नहीं जा पाते, फिर जवाल शुरू हो जाता है। तो ये अमेरिका का भी अब जवाल का वक्त शुरू हो गया। बर्तानिया का जवाल तो हो चुका है, और जर्मनी और नाटो का भी जवाल का वक्त आ गया है। तो ये जो पूरा माहौल है, इसके अंदर मैं समझता हूं कि अगले 50 साल के अंदर बहुत हम एक नया माहौल देखेंगे। लेकिन हमें तो अभी फिक्र है अगले चंद माह की। तो इस चंद माह में क्या होने वाला है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो फलस्तीनी भाई हैं उनके लिए हमारे खून के आंसू हमारे निकलते हैं, हमारा कलेजा रोता है। और मुझे आज अफसोस ये है कि माजी में जब भी इस तरह के हमले होते थे फलस्तीनियों पे, तो हम यहाँ पे बड़ी बड़ी तहरीक चलाते थे। मैंने पूरे बड़े बड़े जलसे किए हैं, यानी हजारों लोगों की शिरकत उसमें होती थी। ऑल पार्टी हम मीटिंग करते थे और पूरे मुल्क में हम तहरीक चलाते थे। मुझे याद है कि जब 67 की जंग हुई है, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जलूस निकले हैं बड़े बड़े, और दिल्ली में लाखों लोगों के जलूस निकले हैं, और लोगों ने पैसा जमा किया है और भेजा है 67 की जंग में, 71 की जंग में। लेकिन आज जो है हिंदुस्तान का भी मामला ऐसा है कि हम इजराइल के साथ जो हम मदद करना चाहते हैं, हम नहीं खड़े हो सकते, हम नहीं कर पा रहे हैं। और हर तरफ एक मजबूरी, जो आलम इस्लाम मैं समझता हूं कि इतना मजबूर कभी नहीं था जितना मजबूर आज है। सिर्फ उम्मीद की एक किरण जो है वो ईरान है, या ये जियाले हैं फलस्तीन के और हिजबुल्लाह के और यमन के बहादुर हैं जो खड़े हैं। लेकिन अब दुनिया भी जो है बोलने पे मजबूर हो गई। और एक बात और बता दूं मैं, ये जो पूरी जंग है, इसमें एक बहुत बड़ी फतेह हुई है फलस्तीनियों की। वो फतेह ये हुई है कि अब तक ये जो माहौल बना रखा था कि इजराइल जो है वो बेचारा मजलूम है और ये जालिम है, ये दहशतगर्द हैं, इजराइल पे बड़ा जुल्म हो रहा है। आज पूरी दुनिया ये मानने पे मजबूर हो गई है कि जालिम इजराइल है। इजराइल का वजूद जो है वो अपने आप में गुनाह है, एक पाप है इजराइल का वजूद। और फलस्तीनी जो हैं वो मजलूम हैं, उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। और आज जिस तरह से दुनिया फलस्तीनियों के साथ खड़ी है, मैं समझता हूं कि पिछले 70 साल में कभी इस तरह से दुनिया भर की हिमायत हासिल नहीं हुई फलस्तीनियों को जैसे आज हो गई है। तो अब इन कुर्बानियों का नतीजा निकलेगा, ये रायगा नहीं जाएंगी। ये खून जो बहा है, जो बह रहा है आज भी, ये रायगा नहीं जाएगा। दुनिया की तारीख गवाह है कि शहीदों का खून जो है वो रंग लाता है, वो अपना असर दिखाता है। और ये फलस्तीनी शहीदों का खून जो है वो अपना रंग दिखाएगा, असर दिखाएगा। तो चलिए, फिलिस्तीनियों का, हालांकि मैं एक शेर पढ़ना चाह रहा था कि हाल को मुस्तकबिल की खातिर जोड़ रखा है माजी से, तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। और शाहिद साहब, आप चूंकि माजी को बहुत जानते हैं, इसलिए मेरा एक दिल चाह रहा था कि मैं वो, और यहीं पे प्रोग्राम खत्म करूं, कि क्या आपको लग रहा है इस पूरे जो सिनेरियो और फिर माजी, कि क्या इजराइल वो अपना मंसूबा जो उसका है उसको नाफिज करने में कामयाब हो जाएगा? क्या बेन गोरियन कैनाल जो है वो डेवलप हो जाएगी? क्या बफर जोन जो है वो बन जाएगा? या फिलिस्तीन जो है अब आजाद होने के दहाने पे करीब है? छोटी सी प्रोडिक्शन। देखिए, अब एक चीज तो है कि जो दो स्टेट का, जो दो रियासत का जो फार्मूला है, उस पर दबाव पड़ेगा इजराइल के ऊपर, अमेरिका का भी और बरतानिया का भी और यूरोप का भी और अरबों का भी। और उस सूरत हाल में इजराइल किसी हद तक कामयाब हुआ है।
अब इस पे डिपेंड करेगा कि हशर क्या होता है नेतन्याहू का। अगर नेतन्याहू का हशर खराब होता है तो फिर इजराइल को ये जो गैस निकली है, अभी तक इस गैस का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे फलस्तीनियों को इजाजत नहीं हुई इसको काम करने की। तो जब ये कुएं खुदेंगे जो समंदर के अंदर होने हैं, तेल निकलेगा समंदर में से, तो इसको बांटना पड़ेगा। इसका बड़ा हिस्सा जो है वो फलस्तीनियों के हिस्से में आएगा और कुछ हिस्सा जो है वो इजराइल के पास जाएगा। और इजराइल में अगर चेंज आती है और वहां पे ये माहौल आता है कि हमें और कोई रास्ता नहीं, अगर इजराइल के वजूद को जिंदा रखना है तो फलस्तीनियों के साथ समझौता करना पड़ेगा और फलस्तीनियों को उनका हक देना पड़ेगा, तो फिर माहौल वहां पे बदल जाएगा। हालांकि जिस तरह से तबाही वहां पे आई है, जितनी तबाही आई है, दुनिया की तारीख में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि 90% मकानात, इमारतें, सड़कें, पानी के जखीरे, बिजली घर, सब कुछ तबाह कर दिए हुए मुकम्मल तौर पे। ना पहली जंग अजीम में ऐसा हुआ, ना दूसरी जंग अजीम में ऐसा हुआ, ना जापान में ऐसा हुआ। दुनिया में कहीं दूसरी मिसाल नहीं मिलती ऐसी जैसा इजराइल ने किया है। उसके बावजूद मुझे यकीन है कि इस रेत के इस ढेर से एक नया तूफान उठेगा, एक नया फलस्तीन जन्म लेगा और वो फलस्तीन जो है वो अपने हुकूक की भी हिफाजत करेगा और अरबों की और आलम इस्लाम की भी हिफाजत करेगा। और जो इजराइल का, ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है वो ख्वाब खत्म हो जाएगा। वो इस इजराइल को बचा ले, ये उनके लिए बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिद्दीकी साहब के ख्वाब की कैद में रहते हैं इस उम्मीद में लोग, शायद इस बार से अच्छा हो उस बार का ख्वाब। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील से आपने गुफ्तगू की। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपसे मुलाकात की बात भी कर रहे हैं, आपके सवाल भी। और जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने कुछ बातों की हिमायत भी तुर्की वाले मामले में। उन्होंने कहा कि साहब मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूं कि वो माली एतबार से कमजोर है, क्योंकि यमन और हौती से ज्यादा तो कमजोर नहीं हो सकते वो। तो इस तरीके की बातें। बहरहाल तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं, खालिद साहब हैं, शकील मोमिन साहब हैं, इसके अलावा सूफी तुफैल कमर साहब हैं। तो हमारे साथ राजा सिंह राजपूत हैं जो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो है सैयद जफर मेहदी साहब अब्बास वो जुड़े हुए हैं, शेख वली साहब जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमारे साथ बहुत सारे लोग, मोहम्मद वसीम साहब हैं। हाँ, तो काफी लोग, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, और चूंकि इसके सलीम असलम साहब हैं, मोहम्मद अहमद साहब हैं, तो बहुत सारे लोग, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका खास तौर से शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने बहुत तफसील से और बेहतर तरीके से समझाया। मैं समझता हूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट्री हो गई है, ये एक दस्तावेज होगा, और जब जब भी ये प्रोग्राम देखा जाएगा लोग जो है तारीख को याद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिद्दीकी साहब, आप हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शाहिद सिद्दीकी साहब जिनसे हम बात कर रहे थे। यकीनन शाहिद सिद्दीकी साहब ने जितनी तफसील से रोशनी डाली है, मैं समझता हूँ कि आज जो भी हमारे व्यूवर थे उनको जरूर पूरी तारीख जो है वो समझ में आई होगी, और मुस्तकबिल भी। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात।